नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी नशा। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने नशा कहानी 26 फरवरी सन 1934 में प्रकाशित करवाई थी। और कौन सी पत्रिका में? चांद नामक जो मासिक पत्रिका, मासिक यानी महीने में एक बार ये पत्रिका निकलती थी, जिसमें इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है, 1934 में। कहानी में मुख्य पात्र दो हैं, पहला ईश्वरी और दूसरा कौन है? वीर। इन दो पात्रों के अतिरिक्त कुछ पात्र क्षण भर के लिए उपस्थित होते हैं, परंतु अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और वो कौन से पात्र हैं? रियासत अली और राम हरख। ये दो यहाँ पर ऐसे प्रमुख पात्र हैं जो ईश्वरी और वीर से सबसे पहले यहाँ पर ये पात्र मिलते हैं और यहाँ से कहानी आगे शुरू होती है। इन्हें प्रथम दर्शन में वीर की रईसी पर विश्वास नहीं होता, परंतु सारी बात को ईश्वरी संभालता है। एक अन्य पात्र यहाँ पर ठाकुर भी है, जो बहुत प्रभावशाली है। सुराज की चर्चा से वह अपने असंतोष को व्यक्त करता है। सुराज यानी स्वराज्य की चर्चा से, तथा उस युग की प्रतीक्षा लगाए बैठा है जब भूमि का आवंटन गरीब अमीर में समान रूप से हो जाएगा। वीर का चरित्र यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है या संपृक्त है। साधनहीन व्यक्ति को जब कोई बड़प्पन दर्शाने, वह छद्म ही क्यों न हो, छद्म यानी झूठा दिखावा ही क्यों न हो, का अवसर जब मिलता है तो वह उसी में धंसता चला जाता है। उसे पुनः चेतना तब प्राप्त होती है जब वह यथार्थ की भूमि पर पटक दिया जाता है। यह उसके मोह पाश में फंसने की कहानी भी है, तथा साथ ही अंत में अपनी औकात में लौट आने का सच भी। यह निर्धन की नियति, ललक एवं फटकार की श्रेष्ठ रचना है। ईश्वरी का चरित्र तो एक पारंपरिक रईस का खाका है, यानी एक जो पारंपरिक रईस थे उसका चित्रण ईश्वरी के माध्यम से किया गया है, जो अपने वर्ग को देवी अधिकार का हकदार मानता है कि ये तो जो वर्ग विभाजन है ये तो देवी देवताओं के द्वारा किया गया है और रईस होना ये सब ईश्वर की कृपा है, तथा सामाजिक विषमता को एक स्वाभाविक और परम आवश्यक सत्य ही स्वीकार करता है कि जो समाज में विषमता क्या है, जो भेदभाव है, ऊंची नीची जाति का जो बंटवारा समाज में चल रहा है, ये तो स्वाभाविक है और ये जरूरी भी है। ऐसा कौन समझता है? ईश्वरी समझता है। तो आइए अब इस कहानी को बारीकी से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कहानी का नाम क्या है? नशा है। अभी जो हमने किया वो परिचय था, जिसमें मैंने मोटे तौर पर सारी चीज़ों को एकत्रित करके आप लोगों को बताया है ताकि आप कहानी से जुड़ पाओ। यहाँ पर अगर देखें, ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं शब्द यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वीर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कहानी बता रहा है वो व्यक्ति वीर है। मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। कौन बुराई कर रहा है? जो वीर है वो जमींदारों की बुराई करता है, वह जमींदारों का पक्ष लेता। वह कौन है यहाँ पर? ईश्वरी जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कमजोर ही होता था, यानी स्वभाव से वो फिर भी कमजोर पड़ता वीर के सामने, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील भी नहीं थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। ये एक लचर यानी टूटी फूटी या बेकार की दलील थी, मजबूत बात नहीं थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। यानी अगर मनुष्य की भावना से देखें या नैतिकता के भाव से देखें तो ये गलत बात थी। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता, यानी जब हम बहस करते इस बात पर, तो मैं कौन है यहाँ पर? वीर है। वीर कहता है कि मैं गुस्सा हो जाता या मैं गर्म हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, ऐसी बात कह देता जो ईश्वरी के हृदय पर चुभ जाती। लेकिन फिर भी ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता। मैं उसे कभी गर्म होते मैंने उसे नहीं देखा। गर्म होते यानी गुस्सा होते हुए मैंने उसे कभी नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था
कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसमें भी प्रचुर इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। यानी जो बेदर्दी और उद्दंडता का भाव था, ये ईश्वरी में भी था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, या दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो वह आपे से बाहर हो जाता था। वह कौन है यहाँ? ईश्वरी। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे, कौन है? वीर, उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती, वैसा ही व्यवहार बन जाता जैसा ईश्वरी का है, जो उसमें थी। क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दिशाओं पर टिका हुआ है। कि मैं जो प्रेम का भाव रखता हूँ जनता से, लोक प्रेम जो है वो सिद्धांतों से नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत या निजी दशाओं पर टिका हुआ है। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। यानी सुख सुविधा और भोग में जीवन जीना उसको बचपन से, या यूं कहे प्रारंभ से ही, उसकी प्रकृति में, उसके स्वभाव में शामिल था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मैंने, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, वीर ने निश्चय किया। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न ही घर वालों को वो तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल भी था कि पेपर आने वाले हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी न चाहता था कि सारे बच्चे घर चले जाएंगे लेकिन मैं अकेला पीछे रह जाता, तो उस उतने बड़ी बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह रहता या अकेला पड़ जाता। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का नेमता दिया, मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। यानी बिना कुछ दोबारा कहलवाए अगले से फटाफट वीर तैयार हो गया ईश्वरी के साथ जाने के लिए। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। वीर ने क्या सोचा कि अगर मैं ईश्वरी के साथ उसके घर चला जाऊंगा तो मेरी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी। माना कि वो अमीर है लेकिन फिर भी वो मेहनत करने वाला और ज़हीन व्यक्ति है। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो ये समझता हूँ, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था। ये किसकी बात चल रही है? रेल के डिब्बे की बात चल रही है। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम स्टेशन पर पहुंच गए। यानी शाम होते होते वो स्टेशन पर पहुंच गए, जबकि गाड़ी कब आनी थी? रात को 9 बजे आनी थी। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। जो वहाँ खाना परोसने वाले और बनाने वाले लोग थे, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो पारखी थे। उन्हें पता था कि मालिक कौन है। यानी ईश्वरी जो मालिक की तरह दिख रहा था और मैं उसका पिछलग्गू। किससे? वेशभूषा से, रंग ढंग से। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। यानी उन्होंने अच्छा खाना खिलाया तो ईश्वरी ने उनको अठन्नी इनाम के तौर पर दे दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था
जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। यानी जितना ज़्यादा समर्पण के साथ वो ईश्वरी की सेवा में लगे थे, वैसे ही मैं उनसे मेरे प्रति भी उम्मीद कर रहा था। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला कि कोई मज़ा नहीं आया। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींच रहा था, क्योंकि उसका खाने में मन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये भेदभाव जो किया जा रहा है, मैं गरीब हूँ या मेरी वेशभूषा देखकर मेरे साथ ये जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, यानी कितने तहजीबदार हैं, कितनी आदर करने वाले हैं। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा। मन खट्टा क्यों है? क्योंकि उसकी तामीरदारी उन्होंने नहीं करी थी। इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम में दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? अदब यानी आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिला है। ये किसके विचार हैं? ईश्वरी के विचार हैं। गाड़ी चली, डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास, कि ये दूसरे दर्जे का डिब्बा है, तुम यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है कि मैं ये बात जानता हूँ, और बीच वाले बर्थ पर यानी सीट पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे, जिसमें 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार यानी 5 सहायक थे, काम करने वाले थे। बेगारों ने हमारा लगेज यानी सामान उठाया। दोनों भद्र पुरुष, जिनके बारे में पहले भी मैंने प्रारंभ में जब परिचय दिया था तो उसमें बता चुकी हूँ, जिसमें वो पीछे पीछे चले, उसमें एक मुसलमान था जिसका नाम रियायत अली था, और दूसरा ब्राह्मण था जिसका नाम क्या है, राम हरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पड़ा हुआ हूँ। आप ही की मतलब वीर के कारण ही मैं इलाहाबाद रुका हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ आ गया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, यानी कई बार संदेशे आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए कि मैंने इनको जाने से मना कर दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही था। ये आखिरी जो तार आया, उस तार को पहुँचाने के लिए तो घर वालों ने बहुत पैसे खर्च किए थे, 4 आने एक शब्द के खर्च किए थे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से मना करवा दिया कि वो नहीं जाएगा। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े, यानी वो हैरान हो रहे थे। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, थोड़ा झिझकते हुए, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। देखो, कोई एक शब्द लिखवाने के लिए 4 आने देना, और वो भी उस जमाने में, इसका मतलब क्या है कि परिवार काफी रईस है। इसी बात से उनके मन में शंका आया और कहा कि आप तो बड़े ही सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका का निवारण किया, यानी शंका समाप्त करी, और क्या कहा, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूं कहो कि राजा है। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, यानी सालाना 2.5 लाख रियासत में कमा लेते हैं, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है कि अभी अनाथालय से पकड़कर लाए हैं। और ये किसके कारण है? गांधी जी के प्रभाव के कारण, कि गांधी जी के से प्रभावित है। देखो, ये सारी बातें मनगढ़ंत है, क्योंकि ईश्वरी जानता है कि अगर उसके बारे में सच्चाई बता दी गई तो कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार
नहीं करेगा। इसके साथ वो पूंजीवादी विचारधारा का जो प्रभाव है वो देखना चाहता था कि वीर पर उसका क्या प्रभाव है, क्योंकि वीर इस पूंजीवादी या जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ व्यक्ति है। रामहरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है। कोई भांप भी नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता इस बात को। रियासत अली ने समर्थन किया। आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। महाराज चांगली का जिक्र कर रहे हैं और क्या कहते हैं, गाड़े की मिर्जई और चमरोदे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। यानी मिर्जई जो ओढ़ने का वस्त्र होता है और चमड़े के बने हुए जूते पहनकर बाजारों में चले जाते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। कि एक बार पकड़े गए थे और बाद में पता चला कि वो तो रईस हैं और इतने ज़्यादा रईस है कि उन्होंने 10 लाख में कॉलेज भी खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, यानी मन ही मन में, मैं यानी वीर कह रहा है कि मन ही मन में कट रहा था। पर न जाने क्या बात थी, ये सब सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा, लेकिन फिर भी जो सारी ईश्वरी झूठी बातें कर रहा था वो उसे अच्छी लग रही थी। मजाक, उसके प्रति मजाक का भाव उसे स्पष्ट नहीं हुआ। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता, यानी उस कल्पना में जो मेरा ऐशो आराम वैभव दिखाया था मैं उसके और ज़्यादा पास आ रहा था। मैं शहर सवार नहीं हूँ, यानी कोई सवारी करना नहीं जानता हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ था, सामान ढोने वालों पर। यहाँ देखा तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। 2 अच्छे कदकाठी के जो घोड़े हैं तैयार थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी, यानी शरीर का अंग अंग डर रहा था, कंपकपा रहा था। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, लेकिन चेहरे पर उस भाव को नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो पता चल जाता, या मेरी पोल खुलने का डर था। घोड़े को ईश्वरी ने पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, कि मेरा घोड़ा ईश्वरी के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन ईश्वरी ने भी अपना घोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ाया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी क्योंकि सच्चाई जानता था, इसलिए उसने अपने घोड़े पर नियंत्रण रखा ताकि वीर भी घोड़े पर आसानी से बैठकर इस यात्रा को पूरी कर सके। तो इस तरह ईश्वरी और वीर अपने बोर्डिंग को छोड़कर किसके घर जा रहे हैं? ईश्वरी के घर जा रहे हैं। अब उस दौर की शुरुआत हो चुकी है जब ईश्वरी ने एक कल्पित वैभव तैयार कर दिया है। किसके लिए? वीर के लिए। उसे किसी रियासत का राजकुमार बताया है जो कि बहुत अमीर रियासत है, और लेकिन ये भी उसके लिए बताया है कि ये घर जाना चाहता था, या घर वाले बहुत अनुरोध कर रहे थे, लेकिन मेरे आग्रह पर इसे यहाँ पर आना ही पड़ा। तो अब आगे की जो कहानी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।